हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। फ्रिक्शन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो अब हम लोगों को पढ़ना है सर्कुलर मोशन। कायदे से बहुत सारे टीचर जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें ही सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ा देते हैं, और अभी जो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है यहाँ पे वो डायनेमिक्स पढ़ाते हैं। आपको फर्क तो पता है ना सर्कुलर मोशन का? काइनेमेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फर्क। काइनेमेटिक्स में हम खाली मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यही सब नहीं। लेकिन फोर्स का चर्चा नहीं करते। जब मोशन के कारण का डिस्कस करने लगते हैं तो डायनेमिक्स आ जाता है, देन इट कम्स डायनेमिक्स। तो सर्कुलर मोशन में भी हम लोग मोशन को दो पार्ट में करेंगे। एक होगा कि मोशन किस पाथ पे हो रहा है, उसका स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है या एक्सेलरेशन क्या है या एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, दुनिया जहान की चीजें आएंगी, ठीक। लेकिन जब हम इसके कारण के बारे में जानने लगेंगे कि आखिर सर्कुलर पाथ क्यों है, सर्कुलर पाथ पे जब चल रहा है तो फोर्स किधर किधर लग रहा है, तो डिस्कशन होगा डायनेमिक्स का, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल पे मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर, इनफैक्ट किसी भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ पे अगर चल रहा हो तो हर छोटे पार्ट को तुम सर्कल का हिस्सा मान सकते हो। तुम बोले कि किसी कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा हो तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। पार्टिकल ऐसे ऐसे पाथ पे जा रहा तो इसके मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ओके। और अगर मान लो ऐसे पाथ पे भी जा रहा है ना, ऐसे पाथ पे भी, तो इसमें भी हम छोटा छोटा हिस्सा को सर्कुलर मोशन का हिस्सा, जैसे अगर आप ऐसा देखिएगा तो हर छोटा हिस्सा जो होगा किसी सर्कुलर मोशन का पार्ट होगा। तो खैर उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। अभी तो बस हम आपसे बोल रहे हैं कि नॉर्मल जो सर्कुलर मोशन है उसके बारे में बताएं। तो सर्कुलर मोशन कब हम कहेंगे, कब कहेंगे कि पार्टिकल इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन? व्हेन path of the particle is circular. When particle follows a circular path, then motion of the particle is called circular motion. तो लिख लीजिए, when a particle follows a circular path, we say when a particle follows a circular path, when a particle follows a circular path, we say that particle is performing circular motion. Particle is performing circular motion. Particle is performing circular motion. ओके बच्चों, सर्कुलर मोशन के भी दो प्रकार होते हैं। सर्कुलर मोशन के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, वो तो उसके अध्ययन का दो हिस्सा है, दो तरीके, दो पार्ट में हम उसको पढ़ते हैं। दो प्रकार होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्क? जैसे यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेना, है ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेना इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, है ना। यूनिफॉर्म मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल,
speed of a particle in a circular motion, in a circular motion is constant, then motion is uniform circular motion, then motion is uniform circular motion. ओके और इसी का उल्टा, if speed of particle in a circular motion is variable, अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल, देन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when motion is non uniform सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया बात कि किसी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वेरिएबल स्पीड से चल रहा है तो सिंपल बात। अरे हाँ है ना? yes. ठीक है, बोलो बच्चों। yes. अब यार यहां पर भी तो कुछ कुछ वेरिएबल होंगे, वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में वेरिएबल्स। एक चीज होता है रेडियस, और रेडियस वेक्टर भी होता है, ठीक है। सुनिए मेरी बात बच्चों, कभी भी कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो सर्कल का सेंटर तो होगा ही ना कहीं। पार्टिकल का पोजीशन, सर्कल के सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे रेडियस वेक्टर। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रेडियस वेक्टर। यहां से यहां तक भी अगर हम कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज रेडियस वेक्टर? इसका मैग्नीट्यूड तो सर्कल के रेडियस के बराबर हो। रेडियस वेक्टर का इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। और वेक्टर कैसा होगा? सेंटर से जहां भी पार्टिकल का पोजीशन, सर्कमफेरेंस पे जहां भी पार्टिकल का पोजीशन वहां तक रेडियस वेक्टर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ें। एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जनरली क्या होगा कि जनरली हम लोग यहां से किसी पार्टिकल का पोजीशन का चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए पार्टिकल कहीं यहां पे है, ठीक, यहां पे पार्टिकल है,
तो ये जो थीटा होगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर पोजीशन, इसको बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। और ये एंगुलर पोजीशन अगर बदल जाएगा तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल P पे था और मान लीजिए P डैश पे आ गया, और इस प्रक्रिया में लेट से वो एकदम छोटा सा एंगल घुमा, थीटा का छोटा पार्ट को डी थीटा बोल दी, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल P से P डैश पे पहुंच गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो छोटा सा डी थीटा है दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन नहीं इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। इज दैट ओके? अच्छा, एक बात सुनना मेरी, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक, यहां पे कंफ्यूजन है। छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। तो क्योंकि छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो। तो थोड़ा हम यहाँ पे अभी देखेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुनिए मेरी बात बच्चों, हेलो, एक पार्टिकल कहीं यहां पर था और यहां पे चला गया, P से P डैश पे चला गया, इस रास्ते को फॉलो करते हुए ऑन अ सर्कुलर आर्क, ऑन अ सर्कुलर। ये जो एंगल है इस एंगल को हम ऐसे दिखा रहे हैं, डी थीटा वेक्टर। बहुत छोटा सा एंगल है, देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन है ये बहुत छोटा। तो ये जो डी थीटा वेक्टर होगा, इस डी थीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी थीटा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख देते हैं सिंपली डी थीटा, ठीक है क्या? और तुम लोग अभी तक के नॉलेज से ये बात मालूम होगा कि अगर आर्क लेंथ मान लीजिए कि डीएल है, छोटा सा आर्क लेंथ डीएल है, और ये दोनों, ये रेडियस आर है और ये एंगल डी थीटा है, तो डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस। जैसे थीटा बराबर एल बाय आर होता है वैसे डी थीटा बाय छोटा सा डीएल बाय आर, आर्क लेंथ बाय रेडियस इज एंगल फॉर्म डाउन सर्कल ऑन सेंटर। इज दैट ओके? ठीक है बच्चों, तो ये तो था डी थीटा का मैग्नीट्यूड। डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड कर्व रूल, या स्क्रू रूल भी लोग इसको बोलते हैं, राइट हैंड कर्व रूल। राइट हैंड के फिंगर को सेंस ऑफ रोटेशन में हम लोग घुमाते हैं तो थंब का डायरेक्शन आपको क्या देता है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। क्या लिखोगे कि इफ यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द सेंस ऑफ rotation, in the sense of rotation, then direction of thumb will give you direction of a small angular displacement। बार बार हम बोल रहे हैं small angular displacement। तो here d theta is किधर ऐसे ना, perpendicularly outward, d theta is perpendicular
परपेंडिकुलर आउटवर्ड। हम तो लिखते हैं बोर्ड प्लेन, लेकिन तुम लिखोगे टू पेपर प्लेन। तुम पेपर पे लिख रहे हो ना, यस और नो? बोलो बच्चों। और इसी में अगर ऐसा हो जाता, अगर इसी में ऐसा हो जाता कि कोई पार्टिकल यहां पर था इनिशियली और फाइनली पहुंच गया यहां पे इस रास्ते से, ठीक है, यहां पर था और फाइनली पहुंच गया यहां पर इस रास्ते से, और हम तब डी थीटा ऐसे दिखा रहे हैं, तो इसमें डी थीटा वेक्टर, हेयर डी थीटा वेक्टर इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को इस सिंबल से भी दिखा देते हैं, पर इधर किधर हो जाएगा, ये अंदर की तरफ हो जाएगा ना। अगर राइट हैंड के फिंगर को ऐसे कर लेंगे तो थंब अंदर जाएगा ना, तो इट इज डी थीटा इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। इज दैट ओके? बोलो। अच्छा एक बात जान लो कि अगर पेपर प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो तो उसको इस सिंबल से भी दिखा देते हैं, गोला के अंदर डॉट। और अगर पेपर प्लेन के इनवर्ड हो तो इसको इस सिंबल से भी दिखा देते हैं, गोला के अंदर क्रॉस। गोला के अंदर डॉट मतलब जिस प्लेन पे बनाया गया उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और गोला के अंदर क्रॉस मतलब जिस प्लेन पे बनाया गया हो उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड। इज दैट ओके? तो ये है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आरएचएस में हम लोग लिखे हैं और एलएचएस में लिखे हैं स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। जल्दी लिख लीजिए, ये बात भी लिख लीजिएगा कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बच्चों, एक बात और लिख लीजिएगा, कभी कभी ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको रेडियन में ना दे करके रिवॉल्यूशन में भी देता है, तो थोड़ा सा डिग्री, रेडियन और रिवॉल्यूशन इस तीनों का फर्क समझ लेते हो। वैसे तो समझते ही होगे, बट स्टिल ये मेरा धर्म है। तो 360 डिग्री बराबर कितना? 2 पाई रेडियन, एंड दैट इज ऑल्सो 1 रिवॉल्यूशन। सही कि गलत? बोलो। अगर मैं यहीं पे कह देता 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बहुत अच्छे, और 1/2 रिवॉल्यूशन, यस और नो? अगर यहीं पे हम 90 डिग्री कर देते हैं तो कितना रेडियन? π/2 रेडियन, और कितना रिवॉल्यूशन? 1/4 रिवॉल्यूशन। अगर यहीं पे हम 45 डिग्री कर देते बच्चों, π/4 और कितना रिवॉल्यूशन? 1/8 रिवॉल्यूशन। इज दैट ओके? हम लोग इसमें किसका सहारा ले रहे हैं? यूनिटरी मेथड का नहीं, यूनिटरी मेथड का ही सहारा ले रहे हैं। बोलो। अगर हम 60 डिग्री लिख दें तो कितना रेडियन? π/3, 180 का 1/3, π/3 रेडियन। कोई π/6 बोल रही थी। अब π/3 रेडियन हो गया तो रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इसका 1/3 ना, तो रिवॉल्यूशन भी 1/2 का 1/3, दैट इज 1/6 रिवॉल्यूशन। और एगो लिख ही लें, 30 डिग्री बराबर इसका आधा, π/6 रेडियन, दैट इज 1/12 रिवॉल्यूशन। यूनिटरी मेथड से ला रहे हैं ये सब। एक और बात लिख लेते हैं बाबू, अगर हम लोग लिख देंगे n रिवॉल्यूशन, अगर हम लोग लिख देंगे n, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? n × 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो n रिवॉल्यूशन मतलब n × 2 पाई, एंड दैट इज ऑल्सो n × 360 डिग्री, दैट इज ऑल्सो n × 360। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लो इसको। तो भाई अब हम लोगों को, हम ये सब चीज क्यों पढ़ा रहे हैं पता है? नहीं, हमको सिर दर्द होता है। हम जब तुमको सवाल देते हैं
फिर दिक्कत क्या होता है कि हमको सर्कुलर मोशन पढ़ाना है और लोग आरपीएम, आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, रेडियन पर मिनट, रेडियन पर सेकंड में ही उलझा रहता है। तो यार वहां पे हमको समस्या ना हो इसीलिए बता रहे हैं तुमको। ओके, तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चर्चा कर लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका कुछ यूनिट होता है रेडियन, लेकिन डायमेंशन होता है क्या? नहीं। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो मीटर बाई मीटर, एम बाई एम, खत्म। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि इट हैज यूनिट बट इट डज नॉट हैव डायमेंशन। पढ़े होगे यूनिट डायमेंशन में बात बताया जाता है। एनीवे, अब हम लोग किसका चर्चा करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी का। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, तो वैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. तो इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ओमेगा वेक्टर से पढ़ते हैं। क्या चीज इसको? ओमेगा। डब्ल्यू जैसा दिख रहा है बट पढ़ते हैं ओमेगा। ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, इसका और भी यूनिट्स हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेडियन पर सेकेंड है। अदर यूनिट्स क्या होंगे? अदर यूनिट्स आर रिवॉल्यूशन पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसको हम लोग शॉर्ट में आरपीएम बोलते हैं और इसको शॉर्ट में आरपीएस बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को। ठीक है क्या? आगे बढ़े हैं बच्चों, थोड़ा सा कन्वर्जन का बात कर लेते हैं। अगर हम तुमको बोलते हैं एनआरपीएम, एनआरपीएम मतलब क्या हुआ? एन रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, तो एनआरपीएम को हमको रेडियन पर सेकंड में करना है। एन रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एन रिवॉल्यूशन मतलब एन इंटू 2 पाई रेडियन, अब पर मिनट माने डिवाइडेड बाई 1 मिनट यहाँ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 60। नहीं समझ में आया? रिवॉल्यूशन बाई मिनट, तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन, 1 मिनट बराबर 60। 1 मिनट, ये चीज जो था ये था एन रिवॉल्यूशन बाय मिनट। ठीक है क्या? ओके, और इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखें एन इंटू 2 पाई। तो एन रिवॉल्यूशन पर मिनट, एन आरपीएम या एन रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एन इंटू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, एन इंटू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। इज दैट ओके? तो यहां पर हम रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना तुमको सिखाए। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं।
इसको याद रखना, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। एन आरपीएम इज इक्वल टू एन इंटू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अच्छा अब हम लोग ये भी कर सकते हैं, आगे बढ़े। अगर हम तुमको बोले कि थीटा रेडियन पर सेकेंड और इसको कन्वर्ट करने के लिए रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो थीटा रेडियन पर सेकेंड मतलब थीटा इंटू रेडियन बाय सेकेंड। इसको अगर हम रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सुनो ना क्या करें, रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर, रेडियन को रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। जैसे रिवॉल्यूशन को रेडियन में, एक रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन, 2 रिवॉल्यूशन बराबर 2 इंटू 2 पाई रेडियन। तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते, तो रेडियन को रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 पाई रिवॉल्यूशन, और 1 सेकेंड बराबर कितना, 1/60 मिनट। तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30/पाई इंटू थीटा रिवॉल्यूशन पर। तो रट्टा मारना, जैसे हम लोग किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के लिए रटे थे, नहीं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे अगर हमको रेडियन पर सेकंड को रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 30/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट ओके? बोलो, ये दोनों रिजल्ट को याद रखना है, नहीं तो सवाल रहेगा सर्कुलर मोशन का और तुम जो है सो यूनिट कन्वर्जन में फंसे रहोगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है क्या? रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 30/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन पर सेकंड को रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन पर सेकंड को रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 30/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों बात याद रहेगा पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट थिंग? हाँ, ये लिख लो, ठीक है। तो 2 चीज और बात करना है हमको, टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। सुनिएगा मेरी बात। अगर कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी टाइम लिया तो कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। कैपिटल टी उसका, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल अगर एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी टाइम लिया तो कैपिटल टी उसका टाइम पीरियड हो गया। अच्छा एक बार बताओ कि अगर एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी टाइम लिया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी। यस और नो? अगर यूनिफॉर्मली जा रहा होगा तो, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा होगा तो। यस और नो? तो एक चीज हम लोग यहाँ पे, क्या ओमेगा और टाइम में रिलेशन समझ में आ रहा है? 9th में भी पढ़े हुए ये चीज थोड़ा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन और 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन में जो टाइम लगेगा या 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इज दैट ओके? और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड अगर हम लोग लिखना चाहें, यहाँ से टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग 2 पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं ना। तो 1 बाई टाइम पीरियड अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी?
हाँ वही बात, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा सेकेंड की पावर -1 या उसी को जो तुम बोले हो हर्ट्ज। ओके ओके। और अगर हम लोग बोल दिए एन आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एन आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके। जनरली फ्रीक्वेंसी दिया जाता है कि इतना रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में कर ले रहा है, तो जितना रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में कर रहा है दैट इंटू 2 पाई इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंड आरपीएस माने रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कोई ऐसा बात तो हम नहीं कह रहे हैं जो कि कष्ट वाला चीज है, लिख लो इसको। ठीक है। अब थोड़ा दो बात और हम लोग करेंगे। एक करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का बात, फिर करेंगे हम लोग, नहीं थोड़ा रुक के, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का बात, फिर हम लोग इस एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन पे चर्चा करेंगे, और एक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। सुनिएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, करेक्ट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। ठीक है क्या? फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक, हैंड ऑफ अ क्लॉक। देखिए जरा, हाँ ये तो सिंपल ही रहा होगा। अच्छा, हम इसमें बोले नहीं थे कि कितना देर में, तुम एक रिवॉल्यूशन में तुम निकाल लियो, ये बोलना पड़ेगा, ऑफ अ क्लॉक इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई साहब सब में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा, लेकिन टाइम पीरियड सबका अलग। सेकेंड का सुई कितना देर में एक चक्कर लगाता है? तो इसका ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। 60 सेकेंड लगता है ना। मिनट हैंड एक चक्कर कितने देर में लगाता है? 60 मिनट में। तो ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 60 इंटू 60 रेडियन पर, यस और नो। और आवर हैंड एक चक्कर कितने देर में लगाता है? 12 घंटा में, है ना। तो इसका ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 गुणा 3600
रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर, इज दैट ओके? लिख लो, लिख ही लिए हो गए, सब तो सिंपल है। आगे बढ़े, बोलो। देखो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो इस पर भी निर्भर करता है कि कहाँ के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। जनरली हम लोग सेंटर पे ऑब्जर्वर को रखते हैं, सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कोई पार्टिकल आई से एफ पे गया, ठीक है, तो आई से एफ पे गया तो सेंटर पे कितना एंगल बनाया? थीटा। यहां पे मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है 1, ठीक है ना, या 1 के रेस्पेक्ट में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और कोई दूसरा ऑब्जर्वर है वो यहाँ सरकमफेरेंस पे है, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे, जहां आई था उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे। तो 2 के रेस्पेक्ट में ये एंगल कितना चलेगा? 10वीं पास हो ना, तो ये थीटा होता है, तो ये कितना होता है? थीटा बाई, पढ़े होगे, किसी भी कोई भी सर्कल का सेंटर पे जो एंगल होता है उसका हाफ होता है उसके सरकमफेरेंस पे, ये थीटा बाई 2 और ये थीटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई पार्टिकल अगर आई से एफ गया तो 1 के हिसाब से वो थीटा एंगल चला और 2 के हिसाब से वो थीटा बाई 2 एंगल चला। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल with respect to observer at 1 is double as compared to angular velocity of particle with respect to observer at 2। नहीं समझ में आया कि अगर हम 1 से देखें तो जो हमको एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा उसका आधा होगा 2 से देखने पे, या 2 से देखने पे जो हमको एंगुलर वेलोसिटी दिखेगा उसका डबल होगा 1 से देखने पे। इज दैट ओके? बोलो। सेम टाइम में 1 वाले ऑब्जर्वर को अगर थीटा एंगल मूरी घुमाना पड़ा और पार्टिकल को देखने के लिए, तो 2 पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो सेम पार्टिकल को देखने के लिए सेम ही टाइम में उसको मात्र थीटा बाय 2 एंगल रोटेट करना होगा। इज दैट ओके? तो एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ही निर्भर नहीं करता है, हम कहां से एंगल मेजर कर रहे हैं या ऑब्जर्वर कहां है उस पर भी निर्भर करता है। इज दैट ओके? तो ये बेसिक बात है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट 1 एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट 2, इन दोनों में रिलेशन आप लिख सकते हैं। 1 पर वाले का एंगुलर वेलोसिटी डबल हो गया एज कंपेयर टू एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट 2। ओके, लिख लीजिए इसको। आगे बढ़े, सुनिए मेरी बात बच्चों। relation between linear velocity and angular velocity। पहले खाली हम लोग लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड में रिलेशन निकालते, फिर वेलोसिटी पे जाएंगे। लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड पे चर्चा करते हैं, फिर हम लोग वेलोसिटी पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। हेलो, एक बात बताओ, एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल पे चल रहा है, एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल पे चल रहा है, ओके। मान लीजिए वो 1 मिनट याद दो, आई से एफ गया और ये कितना एंगल चल गया, लेट से डी थीटा। कितना एंगल चल गया? तो ये आर्क लेंथ आप बता देंगे बच्चों? कितना होगा बउआ? आर इंटू डी थीटा। यस और नो? डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां से यहां तक जाने में यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टाइम जो है वो t इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे टाइम जो है t इक्वल टू dt है, t इक्वल टू dt हो गया, dt टाइम बीत गया। तो यहां से यहां तक में जो हम स्पीड बोल रहे होंगे
बहुत छोटा सा टाइम है तो ऑब्वियसली स्पीड बोल देंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, जो भी ये डिस्टेंस कवर करेगा डिवाइडेड बाई टाइम। तो दिस इज r इंटू डी थीटा बाई एंड डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ओमेगा। तो v इज इक्वल टू r इंटू, यस और बोलो। लेकिन ये क्या हुआ, लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड में रिलेशन। क्या ये बात लिख सकते हैं, क्या ये बात लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं इसको। पहले तो ये लिख लो, फिर ऊपर वाला चीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नीचे वाला चीज पहले लिख लो, फिर ऊपर वाले चीज पे हम डिस्कशन करेंगे। ये जरूर लिख सकते हैं कि लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, लीनियर स्पीड इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड। v वेक्टर ये वाला v इक्वल टू r इंटू ओमेगा वेक्टर, ये चीज लिख नहीं सकते, इस पे चर्चा भी करेंगे हम लोग, ठीक है? जल्दी लिख लो। हाँ, तो यार लीनियर स्पीड वाला बात तो क्लियर है। क्या क्लियर है पहले बताओ, पहले क्या क्लियर है कि अगर कोई पार्टिकल, हेलो हेलो हेलो, अगर कोई पार्टिकल का लीनियर स्पीड यहाँ v है, r रेडियस के सर्कल पे चल रहा है, तो उसका एंगुलर स्पीड पक्का कितना होगा, v बाई r, ठीक है क्या? या अगर पार्टिकल का एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो लीनियर स्पीड हो जाएगा ओमेगा इंटू, इज दैट ओके? अब हमको देखना है रिलेशन, मतलब वेक्टर फॉर्मेट में। अब हमको किसके क्या देखना है, वेक्टर फॉर्मेट में। अब तुम एक बात बताओ, क्या तुमको ओमेगा वेक्टर का हम डायरेक्शन बताएं? नहीं बताया। डी थीटा वेक्टर का बता दिए। तो ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है ना, यस और नो? तो वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा, इधर किधर होगा? जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहीं भी देखोगे तो किधर जाएगा, बाहर। हम अभी बताए थे ना कि कैसे पता करते हैं, राइट हैंड के फिंगर को जो रोटेशन का सेंस है उसमें कर्ल करते हैं, थंब आपको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। तो वैसे ही जिस सेंस में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, राइट हैंड के फिंगर को सेंस ऑफ रोटेशन में कर्ल करेंगे तो थंब जो होगा वो क्या देगा, ओमेगा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन। सो इन दिस केस ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इज along perpendicular outward, along perpendicular outward, is that okay? यहीं पे अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ना घूम करके क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे होते, क्लॉकवाइज रोटेशन भी दर्शक पे निर्भर करता है सर, आप जहां से देख रहे हैं वहां से ये क्लॉकवाइज है, दीवार के वो पट्टी माने दीवार के उस साइड चले जाए तो यही उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा। इसको आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज नहीं, दूसरे इसको आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे साइड से अगर कोई देखेगा तो वही चीज को क्लॉकवाइज दिखेगा। तो हम लोग इस साइड के ऑब्जर्वर के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो ओमेगा वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो एक तो हम आपको ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन बता दिए, और दूसरा आपको अभी हम बताने वाले हैं कि ओमेगा वेक्टर और वी वेक्टर में रिलेशन। देखिए, कभी भी कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये है मेरा v वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इस इंस्टेंट पे, और ये जो हम लोगों ने दिखाया ये क्या है, रेडियस वेक्टर, ठीक। अच्छा, आप हमको सोच के बताइए कि ओमेगा वेक्टर किधर होगा? मच्छर की मौत, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा अगर ऐसे जा रहा है तो? ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसको ऐसे दिखा दें तो यहां पे ओमेगा वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, ओके। देखो, भी वेक्टर जो होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस आर, पूरे मैकेनिक्स का इकलौता फॉर्मूला है जिसमें आप आर वेक्टर यूज करते हैं लेकिन वो क्रॉस प्रोडक्ट में बाद में आता है।
इसके अलावा टॉर्क में देखोगे, आगे पढ़ोगे तो आर क्रॉस एफ होगा, या अगर एंगुलर मोमेंटम का भी बात करोगे, एंगुलर मोमेंटम का भी बात करोगे तो आर क्रॉस पी होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का भी सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी बात करोगे तो सॉरी टॉर्क का बता दिए और एंगुलर मोमेंटम का बता दिए, है ना। और भी कहीं होता है क्या? ठीक है, ये दोनों आर क्रॉस नहीं वहां नहीं वो नहीं, ठीक। तो बाकी सब जगह आर वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आता है। इस जगह पे वेलोसिटी इक्वल टू जब हम लोग लिखते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आता है, आर बाद में आता है, बस हम ऐसे ही बोल दिए। बट तुम थोड़ा सा वेरीफाई करके देखो तो यहाँ पे अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो आर वेक्टर ये है, ओमेगा वेक्टर भी कैसा है बाहर, तो ओमेगा क्रॉस आर देखो तो किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी डायरेक्शन में है ना। और ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री, ओमेगा और आर के बीच एंगल 90 डिग्री है ना, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90, तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा भी का मैग्नीट्यूड, जो कि होता भी है। अगर मान लो कि यहां पर देखोगे तो यहां पर वेलोसिटी किधर होगा, इधर की तरफ होगा, और आर वेक्टर इधर होगा। यहां पर भी देखो ओमेगा क्रॉस आर करके, ओमेगा तो बाहर है, ओमेगा क्रॉस आर क्या होगा, राइट साइड डायरेक्शन में, यस और नो, तो ये हमेशा वैलिड है। तो आप v बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर, v बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर, इज दैट ओके? बोलो ठीक है, ये चीज लिख लीजिए। और दूसरी बात ये, कई बार तुमको एक दो बात कहीं कहीं ऐसा दे देगा कि v वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों दे देगा और कोई वेरिएबल बीच में रख देगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम फिर मिटा देंगे, बोल देगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस 2j या xi कैप प्लस 8j कैप, ठीक। फाइंड x, फाइंड कैसे निकालोगे, अब देखो v जो है सो ओमेगा के परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है v, ओमेगा और r के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, तो v इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, तो v इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, दैट मींस दीस टू शुड हैव डॉट प्रोडक्ट 0, नहीं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो अपन क्या लिख लेंगे, 2x माइनस 24 बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट ही होगा ना, 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज दैट ओके? क्लियर है बात? तो ये बात भी लिख लीजिएगा कि v वेलोसिटी इज सॉरी v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर एज वेल एज r वेक्टर, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में होता भी है, a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज b। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम आपको लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड में रिलेशन बता दिए कि v इक्वल टू ओमेगा r, और वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, लिख लीजिए इसको। हाँ बच्चों, एक सवाल दे दो, हाँ आज तो पढ़ाई एकदम मखमली हुआ है, सिंपल सिंपल, कोई लोड ही नहीं हो रहा है माथा पे, अरे मैं बेचारा। चलो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ clock is 3 centimeter. Find the linear speed of tip of the सेकेंड हैंड। टिप का मतलब समझ गए, सेकेंड के सुई का जो नोकी होता है, नहीं टॉप पॉइंट। जो चीज चाहिए वो हम दे दिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जल्दी लिख लो बच्चों, और आंसर भी बताओ बच्चों। बच्चों इट इज वेरी इजी पीजी। क्या है क्वेश्चन?
क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी है, घड़ी के सेकंड के सुई का लेंथ कितना है 3 cm, तो इट विल बी ट्रीटेड एज रेडियस। और हमको पता है कि एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो दैट इज 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, तो दैट इज पाई बाय 30 रेडियन पर, दैट इज योर ओमेगा, दैट इज योर भी क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, तो दैट इज पाई बाई 30 इंटू रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो उसको तो हमको ठीक करना पड़ेगा ना, पाई बाई 30 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा ना। और तब जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, किस चीज में आएगा, तब वो किस चीज में आएगा ऐसा यूनिट में आएगा। अगर हम सब कुछ ऐसा यूनिट में रख देंगे, ओमेगा भी ऐसा यूनिट में है रेडियन पर सेकंड में, और रेडियस भी ऐसा यूनिट में है, तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। इज दैट ओके? तो पाई इंटू 10 की पावर -3 नहीं, पाई इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब किसका चर्चा होगा? नहीं, अल्फा का नहीं, उसमें भी हम पहले एक बार कांस्टेंट अल्फा पर बात करेंगे, जैसे हम लोग करते थे ना काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन। थोड़ा थोड़ा बात कर लेती, डिटेल नेक्स्ट क्लास में करती। ओके, इसको हटा दे भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती, क्या होती? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अरे बोलो। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तेरी भला के, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय, वेक्टर लगा देते हैं, अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में होगा क्या, चेंज इन ओमेगा, है ना। एक्सेलरेशन dv बाई dt लिखते थे, ए भी के डायरेक्शन में होता है क्या, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज नॉट अलोंग वेलोसिटी, इट इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे अल्फा इज अलोंग चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, सो अल्फा इज डी ओमेगा बाई dt। यूनिट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, SI, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं बुआ, बोलो। और फिर उसके बाद हम लोग पहला केस मानेंगे। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मेट में बात कर लें क्या, इसको हटा लें, लिख लियोगे, ये लिख लियो ना। याद है हम लोग ए लिखते थे dv बाई dt, और एक और लिखते थे v dv बाई ds, यस और नो? सुनिएगा, ए बराबर हम लोग लिखते थे dv बाई, और फिर लिखते थे ए बराबर v dv बाई। तो अब हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई, और इसी को लिखेंगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। यस और नो बच्चों, बोलो। तो इसी का उपयोग करेंगे हम लोग कांस्टेंट अल्फा में, दोनों को हेल्प से 3 इक्वेशन लिखेंगे। लिखे ही हुए हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे।
बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके तो हम लोग लीनियर मोशन जो हुआ करता था, और अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन भी बात कर सकते हैं। तो लीनियर मोशन में हम लोग बोलते थे ए बराबर कांस्टेंट, यहां से कितने इक्वेशन जन्म लेते थे, 3, v बराबर u प्लस और s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो यहां पर अगर हम सर्कुलर मोशन में लिख देंगे अल्फा बराबर कांस्टेंट, अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर कांस्टेंट से भी 3 इक्वेशन जन्म लेगा। बोलोगे तो हम डेराइव भी कर देंगे, बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या आएगा, ओमेगा फाइनल बराबर प्लस अल्फा इंटू, सब वेक्टर फॉर्म में रहता है, लिखा नहीं है लेकिन है वो। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा डेल्टा थीटा, वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और ये जो जैसे होता था यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। यस और नो? ओके सुनिएगा मेरी बात, क्या मतलब इसका डेरिवेशन आराम से किया जा सकता है। इसका कैसे लिखेंगे, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, और फिर लिख देंगे डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी। यस और नो? और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और अल्फा कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर भी कर सकते हैं। इसमें क्या वेरी कर रहा है, ओमेगा कहां से कहां तक, इसमें क्या वेरी कर रहे हैं टी, 0 से टी तक। तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और आरएचएस में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू टी। यस और नो? तो ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। डेरिवेशन हो गया? अरे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, अल्फा बराबर ओमेगा ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी, और ओमेगा की जगह पे हम लोग, अच्छा इसी का इंटीग्रेशन करना है, और ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, और इस वाले का इंटीग्रेशन एलएचएस वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा नहीं, और उसके बाद पहला वाले का इंटीग्रेशन, ये इसमें 0 से t डालेंगे ना, तो पहले वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा इनिशियल इंटू टी, और दूसरे वाले का अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो फिर वही वाला चीज आ जाएगा ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू, क्या आपको थर्ड वाला चीज भी जानना है, यहाँ पे अल्फा बराबर लिख देंगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, और अकॉर्डिंगली हम लोग डी थीटा के एक एलएचएस में ला करके फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। कोई ऐसा कष्ट का बात नहीं है। ओके ठीक, तो लेकिन ये तीनों इक्वेशन वैलिड कब होता है, जब अल्फा क्या हो, कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तीनों इक्वेशन आपको याद हो। और सुनिएगा मेरी बात, आपको थोड़ा थोड़ा काइनेमेटिक्स याद है क्या, सारा चीज रिवाइज करना होगा। यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काइनेमेटिक्स का जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन करके आओगे। क्या क्या होता था, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा इन एवरेज को डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी तो लिख ही सकते हैं, प्लस साथ के साथ ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2, जैसे वहां होता था ना। अगर ए कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तो लिख ही सकते हैं, लेकिन यू प्लस बी बाई 2 भी लिख सकते हैं। वैसा ही यहां भी करेंगे क्या,
आज चूंकि हम अब क्लास खत्म करने का हमको इच्छा है या तुम लोगों को भी, इसीलिए हम वो सब नहीं ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी जितना बात था, जो बात था, अल्फा ए कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी का, सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ए कांस्टेंट था, तो पहला टी सेकंड में अगर x दूरी चलता था तो अगला टी सेकंड में 3x, उससे अगला में, वैसा ही यहाँ होगा। अगर ओमेगा इनिशियल 0 हो और अल्फा कांस्टेंट हो तो पहला टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा थीटा है तो अगला टी सेकंड में 3 डेल्टा थीटा होगा, उससे अगला टी सेकंड में 5 डेल्टा थीटा होगा। यस और नो? अल्फा कांस्टेंट हो तब nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, जैसे a कांस्टेंट होता था तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता था u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, तो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट होगा तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। लास्ट के m सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला कुछ था, m इंटू यू प्लस a बाई 2 2n माइनस m, तो यहाँ पर भी वैसा ही डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ए की जगह पे अल्फा आ जाएगा। इज दैट ओके? बोलो बच्चों। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या फाइनल वेलोसिटी 0 हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर a इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। यस और नो? तो सिमिलरली अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो या फाइनल 0 हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई डेल्टा थीटा बराबर हाफ अल्फा टी स्क्वायर, where alpha is magnitude of angular acceleration और d acceleration। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर d एक्सेलरेशन होगा। हमारा बात तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है कि उड़ रहा है? अगर उड़ रहा है तो आप काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट जा करके देखिए, काइनेमेटिक्स का कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का लेक्चर नंबर जो भी हो, हमको याद नहीं है, देख लेना जाके, ठीक। तो ये सब बात आप थोड़ा पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगले क्लास में क्या होगा? सवाल। क्या होगा? हम बोलेंगे मेरे सवालों का और तुम दे दोगे। चलो ठीक है, आज का कहानी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। ये सब लिख के जाइएगा सर, है ना? चलो बाय बाय।